फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी वह रूम में आकर अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा उतारकर शावर लेने का सोच रही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। देखा तो आदल के कॉल थे। हेलो, क्या बात है, इस वक्त कॉल क्यों की है? रात के 2 बज रहे थे। हानिया, मैं गाँव में हूँ और इस वक्त हवेली के बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी आओ। वाह, क्या बकवास कर रही हो? क्यों आए हो तुम? और माम कहाँ है? उसका तो सर चकरा गया था ये सुनकर ही। तुमसे मिलने आया हूँ। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो जबकि हम दोनों की कमिटमेंट हो चुकी थी? तुम अभी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। कुछ भी हो, मैं तुमको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ वो चला रहा था। उसे तो ये बताया गया था कुछ दिन में हानिया वापस आने वाली थी, मगर यहाँ तो उसकी पूरी शादी हो रही थी। रुको तुम, मैं आ रही हूँ इडियट। वो झंझलाई थी। अब उसे सामने ही जाकर समझा सकती थी। अपनी वजह से वो उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी कि आदल ने हमेशा ही उसके साथ एक मुखलिस दोस्त रहा है। अब मसला ये था कि यहाँ से बाहर निकले कैसे। टेरेस से देखा उसने तो बाहर मेन गेट पर सिर्फ एक गार्ड था, बाकी जाने कहाँ थे। वो जल्दी से नीचे आई। जानती थी कि मुलाजमा भी बैक साइड मेहमानों की हाथरद्वारी में मसरूफ होंगे। सुनो, उसने देखा एक मुलाजमा किचन में थी जो शायद ही उसकी वजह से यहाँ होगी। उसने किचन में काम करते हुए मुलाजमा को बुलाया। जी बीबी जी, कुछ चाहिए? हाँ। भाई गेट पर गार्ड है? जी एक है बस, बाकी सब भी पिछली तरफ है। ठीक है, ये सर दर्द की टेबलेट है, मंगवा दो अभी गार्ड से। उसने जल्दी से कहा। जी, मगर शायद नाराज होंगे। अभी कुछ देर बाद। मुलाजमा फिक्रमंदी से कैसे उसे अकेला छोड़कर चली जाए? शाहवेज तो उसे लापरवाही पर उसकी जान ही ले लेगा। मैं क्या कह रही हूँ? अभी तो अभी मैं तकलीफ में हूँ और तुम्हें अपनी शाह साईं की पड़ी हुई है। अभी मैं डैड को कॉल करती हूँ, तुम्हारी छुट्टी करेंगे। नहीं बीबी, माफ कर दे, मैं अभी मंगवा देती हूँ। वो घबराई से बोली कि अगर किसी को मालूम हो गया कि मालकन तकलीफ में थी और उसने दुआ नहीं मंगवा कर दी तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, ये देकर आओ और मेरे लिए काफी बनाओ। मैं रूम में जा रही हूँ, काफी टैबलेट के साथ दे जाना। मुलाजमा उससे पर्ची लेकर बाहर चली गई थी। हानिया प्लेट की ओर में छुप कर मुलाजमा को जाते हुए देखने लगी। जब वो वापस किचन में आई तो हानिया जल्दी से बाहर निकली। हवेली के लॉन से पोर्च और फिर गेट तक कोई भी नहीं था। छुप छुपाते बाहर निकली थी। हानिया जानती थी कि हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी यहाँ से काफी दूर है, एक आधा घंटा तो लग ही जाएगा। जब हवेली से कुछ दूर ही सन्नाटे और अंधेर में उसे आदर की गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ नजर आया। वो मायूं के ड्रेस में बिना दुपट्टे के कीमत ढाते अपने सरापे से बेपरवाह सी अंधेरे में उसके करीब आई थी। वो नहीं जानती थी अगर किसी ने उसे ऐसे किसी नामहरम के साथ अकेले देख लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी। शाह खानदान की इज्जत का कितना तमाचा लग सकता था कि एक मायूं की दुल्हन जिसका बाप भाइयों से भी पर्दा करवाया जाता था, वो यूं आधी रात को घर से अकेले सुनसान जगह पर अपने कजन से मिलने आई है। मगर इन सब बातों का इल्म हानिया को नहीं था। वो जिस आजाद माहौल में पली बड़ी थी वहां ये सब आम होता था। दुपट्टा तो उसने पहले कभी लिया ही नहीं था, तो उसे क्या कमी महसूस होती। तुम पागल हो क्या? क्यों आए हो यहाँ? किसी ने देख लिया तो जानते हो क्या हशर करेंगे? वो आते ही उस पर चलाई थी, जाने मॉम ने उसे कहां पर फंसा दिया था। हानिया, तुम्हें मैंने कितना याद किया और तुम इस जाहिल गंवार से शादी करने वाली हो? कैसे? उसका हाथ पकड़कर बेताबी से बोला था और फिर आहट में चलाया था। उसके अंदाज में वल्हाना मोहब्बत और दीवानगी झलक रही थी। अब बात हल्की रखो अपनी, अगर किसी ने सुन लिया तो मारे जाओगे। और हाँ, ये सब मॉम ने कहा है ना मुझे। क्या मॉम से तुम्हारी बात नहीं हुई थी? मगर अब कुछ नहीं हो सकता। तुमसे शादी के लिए भी मैं मॉम के कहने पर राजी हुई थी। अब इस शादी पर भी उनकी ही मर्जी है। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम इस पागल शाहवेज ने देख लिया तो गैरत और रवायत के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर देगा। वो उसे जान छुड़वाना चाहती थी। जल्दी जल्दी बोली थी कि मुलाजमा कहीं कॉफी लेकर उसके कमरे में ना आ जाए। हानिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम बस मेरे साथ चलो अभी इसे वक्त। उसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रही हो? समझ नहीं आता। छोड़ो मेरा हाथ। इसी वक्त आंधी तूफान की तरह फुल स्पीड में उनके करीब गाड़ी आकर रुकी थी। अगर वो दोनों सड़क पर नहीं होते तो अब तक उस गाड़ी के नीचे कुचले जाते। शाहवेज रिलैक्स दूर अकेले सोफे पर ही बैठा होता। एहसान शाह सोने जा चुके थे और असद अभी अभी भी जरूरी काल से सुनने बाहर चला गया था। उसके दोस्त और सब लोग अभी तक हल्ला गुल्ला करने में मसरूफ थे। जब भी शाहवेज के मोबाइल पर नोटिफिकेशन टून बजी जिससे महसूस हानिया के मोबाइल की इंफॉर्मेशन के लिए लगाई थी, उसने जल्दी से मोबाइल कान से लगाया और जो जो हानिया और आदल की बात सुनता जा रहा था उसकी आंखें लाल अंगारा होती जा रही थी। दिमाग की शरानी फटने के करीब थी। वो तेज तूफान बना भाई की तरफ निकला था। वो पागल होने लगा था। उस पर इसी लम्हे जुनून सा सवार होने लगा था। बड़ी सराइयत से बाहर निकला था। बाहर से असद ने उसको रोककर पूछना चाहा, लेकिन उसको बिना जवाब दिए बड़क रफ्तारी से पोर्च में से गाड़ी ले आया था। कहाँ जा रही हो? असद भाग कार की विंडो तक आया था। उसके अंदाज पर घबराया तशवीशनाक अंदाज में पूछा। वो शाहवेज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और नहायत तेज रफ्तार में गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलता चला गया।
मामले की नजाकत का अंदाजा लगाते ही असद दूसरी गाड़ी में बैठकर गार्ड को अपने पीछे आने की हदायत देने के बाद निकला। वो जानता था कि कोई बड़ी बात ही होगी जो वो इस तरह गया है। शावेज ने तूफान बना उनके करीब गाड़ी रोकी थी। उसके दिल दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो गाड़ी से उतरकर उसके करीब आया। हानिया का हाथ आदिल के हाथ में देखकर वो गुस्से से पागल होने लगा था। हानिया उस अपनी जन्म आता देखकर फटी फटी आंखों से देखे गई थी। जिसका बात का डर था वही हुआ। उसका अंदाज देखकर वो खौफजदा हो गई थी। आंखों में वहशत, गुस्से की शिद्दत से लाल चेहरा, अंगार आंखें, वो तो कोई और ही शावेज लग रहा था। लम्हा बा लम्हा मौत के फरिश्ते की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था। शावेज गुस्से से पागल होता उन दोनों की जन्म लपका था और अंधाधुन आदिल को मारने लगा था। कुछ ही पलों में शावेज ने आदिल को लहू लहान कर दिया था। हानिया मसलसल चीख रही थी मगर वो होश में कब था एक बात छुपाने के लिए, मगर उसने हानिया को दिखा देकर दूर किया था। शावेज ने आदिल के सीने पर पांव रखकर उसे जोर से कुचला था। तुमने मेरी बीवी को छूने की गुस्ताखी की है। शाह खानदान की इज्जत पर बुरी नजर डाली है तुमने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसी दौरान असद अपनी गाड़ी भगाता हुआ आया था। सामने जो मंजर उसने देखा था वो चकरा कर आ गया था। शावेज पागलों की तरह किसी को पीट रहा था और हानिया खौफजदा सी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। असद भागता हुआ उसके करीब गया। आगे बढ़कर खींचकर उसे आदत से दूर करने लगा। गार्ड की गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। तुम बीच में मत आओ। वो असद पर भी डरा था। उसकी हालत कोई बिपड़े हुए शेर की तरह सी थी। क्या पागलपन है शावेद? असद ने उसको दोनों बाजू से में जकड़ते हुए चलाकर कहा था। तुम हटो, मैं इन दोनों को बताता हूँ कि भागने का क्या इंजाम होता है, फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। वो बार बार असद से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आदल हानिया आदिल के पास गई, उसे उठाने लगी थी जो नीम जान सा था। इसी वक्त शावेद ने झटके से खुद को छुड़वाया और अपनी गन पॉकेट से निकालकर दोनों की तरफ लपका और हानिया को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा करके उस पर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया और गन आदिल पर तानी थी। हानिया को पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर जोर का था कि उसके मुंह से खून निकल कर आया था। खून फट गया था। शाबेश, क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। ये गाँव है, अंकल की इज्जत का सोचो। उसके हाथ से रिवाल्वर छीन कर दूर फेंकी। भाभी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं सब देख लूंगा। उसका हाथ रोते हुए बेबस अंदाज में बोला। गार्ड भी आ चुके थे। अब खड़े अपने छोटे शाहसाइन को देख रहे थे। बोले या कुछ करने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी। सो खामोशी तमाशा मुजस्मे की तरह दूसरी तरफ रुख किए खड़े होते। हानिया की वजह से दूसरे लम्हे शावेश ने तेजी से हानिया के बाजू को मजबूत ग्रिप्स जमाए हुए उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा था। गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसने अंदर पटाहा था। इस कदर जोर से पटने पर हानिया का सर डैशबोर्ड से टकराया था। उसे ले जाकर फार्म हाउस के तहखाने में डाल दो, मैं कल आकर उसको सबक सिखाऊंगा। उसने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया और खुद झटके से ड्राइविंग सीट पर बैठा तेजी से वहां से गाड़ी निकाल ली थी और गार्ड असद के साथ आदल को उठाकर लेकर जाने लगे। अब हानिया चीख चीख कर बाबा शावेज को मना कर रही थी, उन्हें रोकने का कह रही थी, लेकिन वो बिल्कुल उन्हें सुन नहीं रहा था। फुल स्पीड में गाड़ी दुढ़ा रहा था। मना करो उसे, जला उन्हें, वरना मैं उस तरफ से कोई रद्दमन ना पाकर चलाती हुई गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी थी। जब फिरती हुई उसका हाथ पकड़कर उसे चलती हुई गाड़ी से उतरने से रोका। वो मर जाएगा। वो रोहानसी हुई थी। क्या चाहती हो, अभी उसे जाकर गोली मार दो? वो पूरी कुवत से डरा था। उसका बस नहीं चल रहा था, दोनों को ही वहीं जान से मार देता। फिर बाबा का ख्याल आते ही वो बर्दाश्त कर गया। हानिया सांस रोके हुए खौफजदा से इसको देखे गए थे। चेहरे पर पथरीले तासात सजाए हुए सामने देखता हुआ आस्तीनिया पोल्ड किए हुए हानिया को बहुत सफाक लगा था। गार्ड झटके से हवेली के पोर्च में आकर रुके थे। दार से दरवाजा खोलकर बाहर निकला था। फिर फ्रंट डोर खोलकर उसे बाजू से घसीट कर बाहर निकालकर घसीटता हुआ अपने कमरे की जानब बढ़ा रुख किया। अंदर अपने रूम में लाकर उसे जमीन पर पटा था। वो दर्द से सिसक पड़ी थी। मार्बल के फर्श पे बेदर्दी से फेंक के जाने पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? कौन हो तुम, जंगली जानवर? वो उठकर छेनी बनी उस पर झपटी थी। शावेद ने दर्जकी से उसकी बात काट कर उसका गिरेबान पकड़ती हानिया की गर्दन दबोच कर उसको दीवार से लगाया था। शावेज की फुलादी हाथ की गिरफ्त में उसकी गर्दन थी। गलने में पड़ने वाले दबाव की वजह से उसका हसीन चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। सांस रुकने लगा था। मगर शावेज उसकी बात सुनकर खुद गुस्से से पागल हो रहा था। रात के इस पहर किसी नामहरम के साथ अकेले देखकर भी एक तो चोरी, दूसरा सीना चोरी, किसी डठाई जिसके सामने खड़े होकर बोल रही थी, मैं कौन हूँ? यानी आज वो सारे रिश्ते भूले जहां से जाने वाले थे। अब तुम जिसे साइको से शादी नहीं करूंगी मैं अब तुम जैसे साइको से शादी नहीं करूंगी। अभी बीजान और डैड को तुम्हारी असलियत बताऊं। सांस रुक रहा था। तकलीफ थी मगर वो भी हानिया थी। कब सीखा था किसी से डरना या झुकना? शट अप! वो चीख उठा था। फिर उसे एक बाजू से दबोचते हुए दूसरे से गले पकड़ते हुए आंखों से निकलते हुए शोलों किस्से के साथ वो अपने आप में नहीं लग रहा था, जैसे उसके वजूद को अपनी उंगलियों और आंखों से झुलसा देगा, मसल देगा उसे। उसका इस तरह से बढ़ जाना देखकर वो बेदम से हो गई थी। आंखें होप से फैल गई थी। पर उसके गले पर पड़ने वाले दबाव और किसी चील की तरह दबोचे उसका बाजू, वो मजामत करने की सारी सलाहियतें एकदम खौफ की लपेट में आ गई थी। वो तो शायद आज उसकी जान निकालने के दर पर था। खबरदार,
तुम अपनी गली जुबान से बीजान और पापा के सामने कोई फजूल बात की, काट दूंगा तुम्हारी जुबान को। क्या हक है तुम्हें ये सब कहने का, जब तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे चुकी हो? किस खुशफहमी में हो? अभी तुम्हारी सुनी जाएगी। वह नफरत से उसके मुंह पर फनकारा था। और रही बात शादी ना करने की, तो मैं तुम जैसी आवारा लड़की को अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करूँ। तुम तो मेरी नजर से इसी दिन गिर गई थी जब तुमने मुझसे हर ताल्लुक तोड़ जाने की नवीद दी थी। मैंने अपनी आंखों से हर हवा को नोच कर उसी दिन फेंक दिया था जब तुमने किसी दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जो औरत किसी के नाकाम होने के बाद भी दूसरे से ताल्लुक रखे, वो मेरे लिए एक गिरी हुई लड़की है। तुम बस मेरे लिए वक्त गुजारी का जरिया थी जिससे मैं इतने दिन दिल बहलाता रहा था। वरना तुम्हें क्या है जो शाबेज शाह तुम जैसी को अपने दिल में जगह दे? जो दिन तुम्हारे साथ गुजारे वो सब मेरे दिल बहलाने का सामान था। हानिया के कितने हकारत से उसे शादी से इनकार करने पर उसकी मर्दाना अन्ना बिलबिला उठी थी, तो वो जो मुंह में आया बोलता चला गया। झूठ के साथ साथ बिना उसकी परवाह किए उसके सामने वाले के दिल पर कौन कौन सी क़यामत गुजर रही थी। और हानिया फटी फटी आंखों से उसे देखे गई थी, जो बहुत ही जुनूनी हो रहा था। सदमा ऐसा था कि वो बोलने की सलाहियत ही खो चुकी थी। कहाँ वो वक्त गुजारी का जरिया थी उस शख्स के लिए जिसके लिए वो दिल में नरम गोशा महसूस करने लगी थी, जिसकी मोहब्बत ने उसे एक नया एहसास से रोशनास करवाया था। अब वो कह रहा था कि उसके दिल में उसके लिए कोई जज्बा नहीं है, तो वो सब उसकी कुर्बत में वो क्या था? अब वो मजीद जहर उगल रहा था। और ये जो नाम नहाद बंधन की असल गिरा है ना, जिसे थामे रखने का वादा मैं अपने बड़ों से कर चुका हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है सवाए ढेर सारी नफरत और इंतकाम के। समझे तुम? शाबेज का तपच सजदा नहायत अहदत व गर्माहट तनफस हानिया के चेहरे पर बाप की तरह लग रहा था। उसकी कुर्बत उसे झुलसा रही थी। उसके दोनों हाथ हानिया के नरम से बाजू की ओर झुकड़े हुए थे। उसका मर्दाना पुरकशिश वजाहत व हुस्न से लबरेज चेहरा, जो इस वक्त गुस्से में ही था, आज कोई जालिम जलाद ही लग रहा था। उसके बातों पर जिद्दी अन्ना प्रस्त और हानिया सर उठाने लगे थे। डर खौफ उस मैगी के खींचे गेट से बाहर निकल आए थे। झटका देकर अपने नरम बाजू को उसके आहनी गिर से आजाद करवाया था। वो तंदिया नजरों की काट ले बोली। उसकी भी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। होश में आती उस पर घुराई थी। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तुम जब मैं तुम्हें ठुकरा रही हूँ, तुम्हारी गैरत कैसे गवार कर लेगी? एक ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हें धत्कार कर अपने कजन के साथ भागने वाली थी। वो शाबेज को नीचा दिखाने के लिए जो दिल में आ रहा था कही जा रही थी, अंजाम की परवाह किए बगैर। हमारे यहाँ इज्जत की हद तक जाने दी जाती हैं। तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ, मगर फिर भी आंखों देखी मक्की निकलना पड़ रही है मुझे। अपनों और खानदानी रवायत की हद तक यकरवा गुण भी पीना पड़ रहा है। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह आजाद छोड़ दूंगा ताकि तुम भी इस औरत की तरह हमारी इज्जतों को उछालता फिरो जो आप वो 20 साल दिहाड़ी गैर में करती रही है? तुम भी वो करोगी? आहर औलाद। वो बेयकीन से उसे देखे गई थी। माम के बारे में कोई क्यों ऐसी बातें कर रहा था? क्यों इतनी बेयकीन क्यों हो? क्या तुम नहीं जानती अपनी माम की करतूत? आहर बेटी हो, इस आज़ाद माशरे में क्या गुल खिलाती रही है आज़ादी के नाम पर। मगर मैं एहसान शाह नहीं हूँ जो इज्जत और रवायत के साथ किसी को भी खेल जाने दूँ। वो सुकून की जिंदगी गुजार ले। माँ के बारे में गुल खिलाने और ऐसी घटिया बातें वो खुद के किरदार पर सुनकर वो तिल मिला उठी थी। अपनी जुबान को लगाम दो शावेज। अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरी माँ के बारे में कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उसने चीख कर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था, जब भी फुर्ती से शावेज ने अपना एक हाथ उसकी दोनों कलाइयां जकड़ कर पूछ से लगाई थी। आने को लगा उसकी कलाई की हड्डी चढ़ जाएगी। दर्द बर्दाश्त करने लगी। उसने सोच लिया था कि इस जलाद इंसान के आगे हार नहीं मानेगी वो। अच्छा, तुम इतनी हैरान क्यों हो? उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। कहीं तुम भी माँ की तरह? शावेज बकवास बंद करो। वो चीख उठी थी। खुद को छुपाने के लिए वो झपटना चाह रही थी, मगर जुबान नहीं रुकी थी। किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी, किस कदर गंदी शख्सियत के मालिक हो तुम। बेगैरत हो, लेकिन मैं बताती हूँ तुम्हारी घटिया सोच तुम्हारी जुबान से अदा हो रही है। तुम जलील और बेगैरत हो, कमीनी हो। मैं तुम्हें मर्द ही नहीं मानती। जो औरत पर हाथ उठाकर अपनी ताकत दिखाए, मेरी नजर में वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। आइंदा मुझे अपनी घटिया जुबान से कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना। तुम वो कौन सा काम थी? अपने किरदार पर बात आने पर शेरनी बनी थी, दिल जलाने वाले अंदाज में जहर उगल रहे थे। शाबेज की मर्दानगी को लड़काने और उबारने वाला अंदाज था। जिस तरह वो दो बदों की आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से जवाब दे रही थी, उसने शाबेज के दिल दिमाग पर आड़े चला दिए थे। ऐसी बात सुनकर वो कुछ हैरानगी और गुस्से से साकत भिड़ा था। फिर उसका हाथ उठा था। वो लड़खड़ाई थी। कब उसने किसी का ऐसा लहजा और अल्फाज बर्दाश्त किए थे? आज तक उसने सबकी आंखों में अपने लिए एहतराम और खौफ ही देखा था, और अब हानिया की बातें उसके दिमाग में हथौड़े बरसाने लगी थी। एक झटके से बाजू से पकड़कर उसने हानिया को बेड पर फेंका था, जहां वो पर गिरकर आंसू बहने लगी थी। और वो भी एक नाजुक सी लड़की थी। इस फौलाद जैसे इंसान से कैसे मुकाबला करके थक गई थी। जिस्म दुखने लगा था। अभी उसे सबक सिखाता। इसी वक्त जोरदार तरीके से उसके कमरे का दरवाजा धड़ धड़ गया था। कौन है वो जो उसकी तरफ बढ़ रहा था? धारा था।
हाँ मैं खोलो शाह, बादशाह असद की आवाज आई थी। वो जानता था कि बीजान और पापा को वो सब कुछ बता चुका होगा और वो लोग इस वक्त बाहर खड़े होंगे। उसने एक नजर रोती हुई हानिया पर डाली और एक एक झटके से डोर खोला। बेहद संजीदगी चेहरे पर सजाए एहसान शाह अंदर डाले हुए थे और परेशान फिक्रमंदी से बीजान के साथ। डैड, असद शाह को जान से लेकर जाओ, हानिया की नजरअंदाज करते हुए असद से बोले। वो जो उनकी तरफ बढ़ी थी, उनके संजीदा दो टोक अंदाज पर बोलने पर वहीं रुक गई। बस खामोशी से उस तरफ बढ़ी थी। जब वो बोलना शुरू हुए थे, हमने आपकी हर बात मानी। आपने कहा यहाँ नहीं रहना, मान ली। आपने कहा शाबे से शादी नहीं करनी। हमने अपने बड़ों से किया हुआ वादा भूलकर अब दिल पर पत्थर रख के मोहब्बत में ये भी मान लिया। आज अब सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है तो आपने ये सब क्यों किया? आज आपने हमारा सर झुका दिया, हमारा मान तोड़ दिया, सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। यह गाँव है, यहाँ तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। आज तक हमारी औरतों ने हमारी मर्जी के बगैर शादी से हवेली से बाहर कदम नहीं निकाला, गलत मकसद कभी दहलीज पार नहीं की, और तुमने हमारे वकार, इज्जत और एतमाद का भरम तोड़ दिया। शादी वाले दिन भाग जाने में लड़कियां कभी सारी जिंदगी सुरूह नहीं होती। अगर इन सबके बनक भी हमारे महालफियों को पड़ गई या गाँव में फैल गई तो तुम्हारे इस शर्मनाक अमल पर सिर्फ गोलियां होंगी। लेकिन मैं बहुत कम हौसला हूँ, इतने सालों बाद मिली हुई औलाद का कत्ल नहीं कर सकता। अभी सिर्फ चंद मुलाजमीन इस वाक्य में जानते हैं, इस वाक़े के बारे में जानते हैं। अगर ये बात खुल गई तो सालों की बनाई हुई हमारे खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। शुक्र करो कि शाहबेज अब भी तुमसे शादी करने को तैयार है। दूसरी सूरत में सिवाय मारने के कोई रास्ता नहीं था। वो बुत बनी उनकी बातें सुन रही थी। एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि सच्चाई क्या है, वह क्यों गई थी उसे मिलने। इस वक्त एक जालिम व सफाक चाबर हाकम व जागीरदार लग रहे थे, जो वो इतने दिन से उन्हें रहीम व शफीक तबीयत में देख रही थी। आज उनका ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज अपनी इज्जत और खानदान पर आई तो वो बेटी को ही भूल गए थे। बस कुछ पल में उसकी सोच बदली थी और उसने खुद को बेहतर किया था। ठीक है डैड, मुझे आपकी ये बात मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। वो जो अपने ही दुख में बोले जा रही थी, चूमकर उसकी तरफ देखा, फिर इस बार में सर हिलाकर उनकी शर्त मानने वाली बात की इजाजत दे। मुझे कल तक अपनी प्रॉपर्टी में से 30% हिस्से की पेपर्स चाहिए, वो भी माम के नाम पर, और आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। बीजान और सांचा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगे। मगर अब कोई भी बात नहीं होगी डैड, एक बात आपकी मानी, एक आप मेरी मानेंगे। आप मुझे अकेला छोड़ दे। वह रूह बदलकर खड़ी हो गई थी। कोई बात किसी भी नहीं करना चाहती थी। वो अकेली थी हमेशा और अब अकेली ही रहेगी। ये बात वो अच्छी तरह समझ गई थी और वो दोनों उसका सर्द अंदाज देकर कमरे से निकल गए।